गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री ऑनलाइन क्लास। आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम ये पूरा सिस्टम समझें कि हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स और इन एनिमल्स और इन प्लांट्स, first of all let us try to understand what this control and coordination means. First we will try to understand what is control. What does this word control means? Look, अगर हम स्कूल्स में देखें, आप अपने स्कूल में देखते हैं तो आपके स्कूल के जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल है वो किसके पास होता है? आपके हेडमास्टर या प्रिंसिपल, जो भी उसके हेड होते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप अपने घर में भी देखें तो घर में भी जितने भी काम हो रहे हैं उनको भी कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। वो कंट्रोल कौन कर रहा है वो भी आप देखते हैं कि आपके पेरेंट्स होते हैं, जिसमें आपके फादर हैं, वो पूरे आपकी होम घर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं, ऐसा कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट प्रोसेसेस को जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, कौन है जो उनको कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्रोल का मीन्स क्या होता है? सिंपली टू कमांड, यानी कौन कमांड कर रहा है, कौन उस सारे सिस्टम को चला रहा है। देखिए, कंट्रोल मीन्स टू कमांड, यानी हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कंट्रोल का क्या मतलब होता है? कमांड करना, यानी पूरा सिस्टम को चलाना, ठीक है। उसमें डायरेक्शंस देना कि वो कैसे, आप ये काम कैसे करोगे, वो काम कब करोगे, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं जैसे आपके घर में हो रही हैं वो कब करने हैं काम, उन सब का कंट्रोल किसी न किसी के हाथ में होगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ इन ह्यूमन बीइंग। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन। अब दूसरी जो टर्म है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वो क्या है? कोऑर्डिनेशन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोड्यूसिंग ए प्रॉपर रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, जिसमें क्या किया जा रहा है, जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो हमारे, उनको एंगेज किया जा रहा है, उनको काम पे लगाया जा रहा है। क्या करने के लिए? ताकि एक प्रॉपर रेस्पॉन्स, एक प्रॉपर जवाब दिया जाए। किसके खिलाफ जवाब दिया जाए? टू ए स्टिमुलस। अब ये दो टर्म्स यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट हैं, आपको ये पहले समझनी है। रेस्पॉन्स और स्टिमुलस क्या चीज़ें होती हैं ये हम आपको समझाएंगे। पहले देखिए, सपोज आप एक कुत्ते को देखते हैं, आप एक कुत्ते को देखते हैं, तो जैसे ही वो कुत्ता मान लो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको एक खतरा सा महसूस हो रहा है। अब आप में कुछ अंदर आपके ब्रेन में कुछ चलना शुरू हो जाएगा। आप ये सोचने लगेंगे कि शायद ये कुत्ता मुझे काटे, ये मुझे नुकसान पहुंचाए। तो आप उसके खिलाफ कुछ न कुछ जवाब देंगे, कुछ रिस्पॉन्स देंगे, कुछ रिप्लाई करेंगे। तो देखो, या आप क्या करेंगे? आप या तो वहाँ से भाग जाएंगे या एक पत्थर उठाएंगे, उस पत्थर से उसको मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या क्या करेंगे आप कि उससे खुद दूर भाग जाएंगे। यही करेंगे ना आप। तो यहाँ कुत्ते का दिखना, यानी कुत्ते के आपकी तरफ आना, वो एक स्टिमुलस है। क्या है? एक वो स्टिमुलस है। और आपका वहाँ से भागना या उसको पत्थर मारना, ये आपने एक एक्शन किया ना, दिस इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स। देखो, सिंपल में आप याद रखेंगे, रेस्पॉन्स इज सिंपली एक्शन या आंसर, ठीक है, जो हम किसके खिलाफ देते हैं? किसी भी स्टिमुलस के खिलाफ। अब मान लो आपके सामने एक बहुत सी कील हैं, नेल्स हैं, ठीक है। आप क्या करते हो? आप उनकी तरफ जा रहे हो, अचानक से आपका पाँव उस पर पड़ जाता है। तो क्या होगा? आपको वो जैसे ही चुभेगी, आप अपना पाँव जल्दी से पीछे कर लोगे।
अब यहाँ दो चीज़ें हुई, आपका रिस्पॉन्स, आपका एक्शन क्या हुआ कि आपने अपनी टांग को पीछे कर दिया, अपने पाँव को पीछे कर दिया, दैट वॉज योर रेस्पॉन्स। जो आपने एक्शन किया ना, दैट इज योर रेस्पॉन्स। लेकिन ये एक्शन किसके खिलाफ हुआ? एक स्टिमुलस के खिलाफ। वो स्टिमुलस क्या था? कील का चुभना। कील का चुभना क्या था? आपको एक स्टिमुलस था। तो दो टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ गई, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। ये आपको टर्म्स याद रखनी है, ये आगे भी आपको काम आएंगी। स्टिमुलस क्या है? वो स्टिमुलस मीन्स हमें क्या हो रहा है, हम कोई इंफॉर्मेशन उसके थ्रू बाहर से, मतलब स्टिमुलस का मीन्स ये है कि कोई मान लो एक हमारे पास कंडीशन सेट हो रही है जिसके खिलाफ हमने क्या करना है, रेस्पॉन्स देना, जिसके खिलाफ हमने रेस्पॉन्स देना है। वो रेस्पॉन्स क्या बेसिकली हम एक्शन की फॉर्म में करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। मान लो बहुत सी रेत और मिट्टी आपकी आंखों की तरफ आ रही है, तो मिट्टी का आना आपके लिए नुकसानदेह है ना, तो वो स्टिमुलस है। तो आप उसके रिस्पॉन्स में क्या करोगे, उसके एक्शन में क्या करोगे, उसके अगेंस्ट आप आंखें बंद कर दोगे। सो दिस इज रेस्पॉन्स। अब देखो क्या हो रहा है। अब रेस्पॉन्स, यहां पे हमने कोऑर्डिनेशन लफ्ज़ को ज़रा समझना है डिटेल में। देखिए, सपोज हम खाना खा रहे हैं, खाना जैसे ही बॉडी के मुंह में हमारे जाता है तो आपके मुंह में सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि जैसे ही मुंह में खाना आ गया उसी वक्त सलाइवा निकलना शुरू हो गया? मीन्स वहां मुंह में आना, खाने का क्या आना, दैट वाज अ स्टिमुलस। माउथ में खाने का आना एक स्टिमुलस था, और उसके रेस्पॉन्स क्या हुआ, उसका आंसर यानी उसके खिलाफ एक्शन क्या हुआ। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर वक्त उसके खिलाफ बुरा ही एक्शन होगा, यानी कुछ ना कुछ एक्शन तो होगा। एक्शन क्या हुआ कि सलाइवा मुंह में निकल आया। वो सलाइवा क्यों निकला है अब? क्योंकि उस सलाइवा में बहुत से एंजाइम्स हैं जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। अब देखो, माउथ में ऐसा हुआ। सिमिलरली जैसे ये ईसोफेगस या फूड पाइप से ये खाना कहाँ चला गया, आपके स्टमक में चला गया, तो स्टमक में तब तक वहाँ कोई एंजाइम्स या उतने वो एंजाइम्स नहीं निकले होंगे। जैसे ही खाना वहाँ पहुँचता है तो वहाँ से वो एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम निकलते हैं, जैसे हमने HCl की बात कही थी या जो पेप्सिन की बात कही थी वो एंजाइम्स जो हैं डिफरेंट ग्लैंड से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आ रहे हैं। वो कब आ रहे हैं? जब एक स्टिमुलस उन वहाँ के सेल्स को मिल रहा है, और वहाँ रेस्पॉन्स में क्या है, वहाँ पे वो लिक्विड या केमिकल जो है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स या एसिड है वो बाहर आ रहा है। ऐसे ही जैसे सपोज करो वही खाना जब आपके कहाँ पहुँचा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में पहुँचा, तो वहाँ से बाइल भी आ रहा है, लीवर के गॉल ब्लैडर से बाइल भी जूस भी आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पेनक्रियाज से आ रहा है। सिमिलरली आपकी इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल जूस बनना शुरू हो जाता है और वो उसी इंटेस्टाइन्स में आ रहा है। तो देखो, ये सब एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, दे ऑल आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस। व्हाट इज द स्टिमुलस देयर? एंटरिंग ऑफ फूड। फूड वहाँ आ रहा है, यानी फूड का आना वहाँ पे, फूड का वहाँ पे पहुँचना एक स्टिमुलस है, और उसके अगेंस्ट एक रेस्पॉन्स आ रहा है। ये पॉइंट्स आपने समझ के रखने हैं। अब देखो, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम शुरू हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन का काम होगा, और साथ ही साथ ये खाना, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये आगे 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 चलता जाएगा और रेक्टम में पहुंचेगा। फिर रेक्टम में काफ़ी देर तक रहेगा, और उसके बाद जब वो काफ़ी भर जाएगा तो वो एनस के ज़रिए बाहर आएगा। यहाँ पे क्या आपको नहीं लगता कि बहुत से ऑर्गन्स, देखो अब समझेंगे, द प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग वेरियस ऑर्गन्स, बहुत से ऑर्गन्स, कौन कौन सा? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ऑल दीज ऑर्गन्स। इन सब ऑर्गन्स को क्या किया जा रहा है? एंगेज किया गया है, यानी उनको काम पे लगाया गया है। किस काम पे लगाया गया है और किसके अंदर लगाया गया है? एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सब ऑर्गन्स को काम पे लगाया गया है। किस लिए लगाया गया है? फॉर प्रोड्यूसिंग ए प्रॉपर रेस्पॉन्स। अब रेस्पॉन्स क्या है? हमारा मेन मुद्दा है सारे उस खाने को डाइजेस्ट करना, और अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना। डाइजेशन में जो जो ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, या आपके स्टमक में जो है कुछ ग्लैंड्स हैं, सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके लीवर में, या आपके क्या कहते हैं पेनक्रियाज में जो ग्लैंड्स हैं, वो सब ग्लैंड्स क्या काम कर रहे हैं? ऐसे केमिकल्स बाहर निकाल रहे हैं, एंजाइम्स बाहर निकाल रहे हैं, जिसकी मदद से
फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है। यानी इन सब ऑर्गन्स को एंगेज किया गया है किस लिए? ताकि एक प्रॉपर रेस्पॉन्स आ सके, यानी हम यहाँ कहेंगे कि पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके टू ए स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? जो वो बाहर से खाना आ रहा है। ये जो सारा काम है, क्या कौन सा काम? जिसमें हम एंगेज करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को ताकि वो मिलजुल कर काम करें और एक प्रॉपर रेस्पॉन्स, एक प्रॉपर काम, प्रॉपर एक्शन कर सकें। इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जैसे सपोज करो आपको स्कूल में कहा जाता है कि आपने क्या करना है, कोई टीचर्स डे पे आपने क्या करना है, पूरे प्रोग्राम को चलाना है। तो टीचर्स डे पे जब आप प्रोग्राम चलाओगे तो आपको पूरी जिम्मेदारी दी गई होगी कि आप क्या करोगे। अब आपस में कुछ लड़के सपोज करो कोई टॉपिक बना लोगे, कुछ है इंग्लिश का टॉपिक ले लेंगे, कुछ है जो क्या नाम है साइंस का टॉपिक ले लेंगे। सारे जो बच्चे हैं वो मिल के काम करेंगे। क्या करेंगे? मिल के काम करेंगे। उससे क्या होगा कि पूरा प्रोग्राम आपका हो जाएगा। ये मिल के जो काम करने का प्रोसेस होता है ना, इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो ऐसे हमारी बॉडी में क्या है, चाहे कंट्रोल हो या कोऑर्डिनेशन हो, ये सब कौन सारा काम कर रहा है? हमारा ब्रेन ही ये काम कर रहा है। क्लियर? अच्छा, यहाँ तक हमने क्या देखा? जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है। तो हमने कहा ना, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, चाहे वो डाइजेशन का मैंने कहा, सिमिलरली हमारे अंदर सर्कुलेशन भी हो रहा है, जहाँ हार्ट जो है वो बॉडी के लिए ब्लड की सप्लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर हम और सिस्टम्स की बात कहें, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने कहा नोज से जो है वो एयर अंदर आ रही है, देन वो ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में जा रही है, लंग्स के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स लाइक फाइनली जो एल्वियोलाई में पहुंचती है, तो वहाँ एल्वियोलाई से जो वो है ब्लड में ऑक्सीजन चली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में आ रही है। देखो ये बहुत से काम है। अच्छा, उस सांस को यानी इंस्पिरेशन के लिए और एक्सपायरेशन के लिए, यानी अंदर एयर को लेने के लिए या बाहर को लेने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो हमने पहले बताया था कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इंस्पायरेशन के दौरान, और उसी वक्त जो है आपके जो इसके साथ क्या नाम है, हमारे डायफ्राम के साथ जो मसल जुड़े हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो फ्रीनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की मदद से और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की मदद से आपकी थोरैसिक कैविटी का साइज़ बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर कम हो रहा है और बाहर से एयर अंदर आ रही है। देखो ये कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये जो जितनी एक्टिविटीज़ हैं ये कोई खुद ही नहीं हो रही है, ये बेसिकली इनके लिए ब्रेन से मैसेजेस जा रहे हैं उन फ्रीनिक मसल्स को, उन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को। मसल्स तुम कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ जाए। मसल्स तुम रिलैक्स हो जाओ ताकि थोरैसिक कैविटी का साइज कम हो जाए और एयर लंग्स पे प्रेशर बढ़ जाए और एयर बाहर निकले। आप ये बात समझ रहे हो ना? मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, या हम देखो खुद भी कई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सपोज करो आपको कहीं पे पेन दिखता है, आपने लिखना है, तो आपका बाजू कहाँ की तरफ जा रहा है? पेन की तरफ। फिर पेन्स आप उठाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। आपको क्या ये मालूम है कि कौन है, कहाँ से ये मैसेज आ रहा है कि वो पेन उठाना है? और जब आप पेन उठा रहे हो, आप जानते हो क्या हो रहा है? आपकी बॉडी के आपके आर्म के बाजू के कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। ये बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, एंड उनको सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? योर ब्रेन। ओके, तो यहाँ तक आपने समझा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कंट्रोल मीन्स सिंपली टू कमांड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। ये नहीं है कि देखो ब्रेन सिर्फ ये एक्टिविटी नहीं करता कि एट अ टाइम एक काम करे, नहीं, ये बहुत से ऑर्गन से काम लेकर, जो हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा कि वो बहुत से ऑर्गन्स को एंगेज करके बहुत एक प्रॉपर रेस्पॉन्स बनवाता है, ठीक है, ताकि किसके खिलाफ? एक रेस्पॉन्स के, एक स्टिमुलस के खिलाफ। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये कैसे हो रहा है। पहले हम जो है मेन फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है ह्यूमन बीइंग्स के रिलेटेड है, तो और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन्हीं पे हम फोकस करते हैं। देखिए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो कैसे रहा है। द बॉडी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स
हैव सेंस ऑर्गन्स, ये याद रखेंगे। उनकी बॉडी में क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सच एज आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन एटसेट्रा। ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें। उनका क्या काम होता है? टू रिसीव वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि वो रिसीव करें बहुत किस्म की इंफॉर्मेशन। कहाँ से लें वो इंफॉर्मेशन? फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी अपने इर्द गिर्द के माहौल से। थ्रू किससे लें? स्पेशलाइज्ड सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी चाहे वो आइज हों, चाहे ईयर हो, चाहे नोज हो, टंग है या स्किन है, इनमें कुछ स्पेशल किस्म के सेल्स हैं। क्या है? स्पेशल किस्म के सेल्स हैं या ग्रुप ऑफ सेल हैं, या तो एक सेल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ सेल होगा। उन सेल्स को क्या कहते हैं, ये पॉइंट आपने नोट करना है। यू हैव टू रिमेंबर व्हाट दीज स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्या बोलते हैं उनको? रिसेप्टर्स। यानी मान लो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि आपका नोज क्या काम कर रहा है, व्हाट योर नोज इज डूइंग। नोज का क्या काम होता है? इफ यू आर सेइंग द फंक्शन, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ नोज, क्या कर रहा है? ऐसे तो बहुत से काम कर रहा है, लाइक उससे एयर अंदर आ रही है वगैरह वगैरह, एक फिल्ट्रेशन ऑफ एयर हो रहा है। लेकिन एक और है कि हम इस नोज से ही स्मेल करते हैं चीज़ों को, यानी हम स्मेल से ही पता लगा सकते हैं। हमें जैसे मान लो कहीं कुछ खाना अच्छा सा बन रहा है, तो हमें नाक की स्मेल से, हम स्मेल ही लेते हैं उस चीज़ की, तो हमें पता लग जाता है कि अभी क्या बन रहा है। देखो ये पॉइंट समझना। आपके किचन में सपोज करो प्याज तल रहे हैं, उसकी स्मेल आप तक पहुंचेगी ना। आप किचन में गए, ना आपने अपनी आईज से देखा, ना आपने किसी से सुना, आप सिर्फ उस नोज की स्मेल से ही, नोज में जो स्मेल आ रही है उससे ही आपको एक इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर आ गई, कि किचन में जो है प्याज तल रहे हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ये नोज में ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें ये चीज़, हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन चली गई, हमारे ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन चली गई। हम आगे भी समझेंगे, लेकिन सिंपल से इतनी बात याद रखना, नोज के अंदर कुछ स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। देखो अगर याद नहीं रहेगा तो रिसेप्टर लफ्ज़ को आप ऐसे समझो, रिसीवर। आपके घर में टीवी डिश लगा होता ना, वहाँ आप छोटा सा एक रिसीवर होता है। वो रिसीवर का मतलब क्या है कि दैट इज टेकिंग सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट से वो सिग्नल ले रहा है। सिमिलरली आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं, जो रिसीवर्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? वो बाहर से, यानी एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन हो रही है, जो भी बातें हो रही हैं, वो उसको रिसीव कर रहे हैं। देखिए नोज ने क्या रिसीव किया? जो स्मेल थी, उस स्मेल से उसको एक इंफॉर्मेशन आ गई, और यही इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन तक पहुंची। ब्रेन तक कैसे पहुंची वो भी हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले आप सिर्फ ये समझो कि वो जो स्पेशल सेल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। क्लियर? रिसेप्टर्स वो सेल्स हैं जो सेंस ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। सिमिलरली हमारी टंग में भी होंगे। टंग होती है ना आपकी, टंग के ऊपर भी रिसेप्टर्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स होती हैं, उनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। आपके जो टंग होती है उसके डिफरेंट रीजन्स हैं। कुछ रीजन जो हैं वो सिर्फ, अगर उस रीजन पे आप चीज़ को डालोगे, तो मान लो आपने नमकीन चीज़ डाली और उसी रीजन पे जहाँ नमकीन साल्ट को जो टेस्ट करने वाले रिसेप्टर्स हैं, तो आपके ब्रेन तक मैसेज आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे अभी नमकीन चीज़ है ज़ुबान पे। लेकिन ऐसे ही सपोज करो और आप जो खट्टी चीज़ डालते हो या कोई मीठी चीज़ डालते हो, उन सब के लिए क्या है? रिसेप्टर्स हैं डिफरेंट रीजन्स में आपकी किसके? टंग के ऊपर। तो वो रिसेप्टर किस पे हैं? बेसिकली टंग पे। तो हम कहेंगे जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें कुछ स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं। दो सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। यहाँ पर आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? विच आर सेंसिटिव टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि रिसेप्टर्स की एक खास चीज़ होती है। जैसे हमने कहा नोज वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ स्मेल को जान सकते हैं, कि स्मेल के बिना पे ही इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजेंगे। सिमिलरली
टंग वाले जो रिसेप्टर सेल्स हैं उनका काम क्या है, सिर्फ टेस्ट वाली चीज़ है, नमकीन है, मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, सिर्फ वो रिसेप्टर सेल्स उन्हीं चीज़ों को समझ पाएंगे, यानी सिर्फ उसी स्टिमुलस को, यानी हर रिसेप्टर एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को ही जान सकता है। सपोज करो नाक में अगर आप खांड डालोगे तो क्या वहाँ पे आपको पता लगेगा कि वो मीठी है कि नमकीन है? नहीं, वो मीठा कहाँ पे ही पता लगेगा, जब आप मुंह के ज़ुबान के ऊपर ही डालोगे। यानी जो रिसेप्टर जो जिस चीज़ के लिए बना हुआ है, जिस स्टिमुलस के लिए बना हुआ है, वो उसी इंफॉर्मेशन को पढ़ता है, रीड करता है और उसी हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाता है। जैसे वो स्टिमुलस क्या हो सकते हैं, लाइट हो सकता है, जैसे मान लो हमारी आइज़ हैं, आइज़ के अंदर लाइट जाती है तो अंदर जो आपने सर ने आपको पढ़ाया होगा कि वहाँ आई जो है, आई के अंदर जब वो लाइट सीधे रेटिना पर पड़ती है तो रेटिना में क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और वो रिसेप्टर्स जो हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व, अब एक टर्म यहाँ आ रही है नर्व, नर्व क्या होती है आप याद रखेंगे नर्व में बहुत से यूँ समझो धागे से होते हैं, वो धागे मिल के एक मोटी सी एक मोटा सा धागा बना रहे हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ क्योंकि आगे हमने डिटेल में पढ़ना है। वो जो तारें जैसी बन जाए, एक तार बन जाएगी और वो तार आपकी आई से निकलकर कहाँ पहुंचेगी, ब्रेन में, ठीक है। तो जो रेटिना पे जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो रिसेप्टर सेल्स भेजेंगे कहाँ, आपके उस ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में, और ब्रेन में वो इंटरप्रेट होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो हमने ये यहाँ पे देखा कि देखो अब जैसे प्रेशर है या स्किन है, स्किन पर अगर कोई चीज़ गर्म रखोगे तो गर्मी महसूस होगी आपको। मान लो इधर उधर देख रहे होंगे, कोई प्रेस आपकी बाजू के साथ चिपका देता है, आप उसी वक्त उसके बाजू हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? क्योंकि आपको आपकी जो रिसेप्टर्स हैं आपकी स्किन के अंदर, उन्होंने रिसीव करी वो इन्फॉर्मेशन, हीट जो स्टिमुलस था उन्होंने उसको जान लिया और आपने हाथ पीछे कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा अभी तक, द बॉडी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव सेंस ऑर्गन्स। ये पॉइंट याद रखना है कि मल्टीसेलुलर में स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लाइक आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन एटसेट्रा, टू रिसीव वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। वो किस लिए होते हैं? ताकि उनको इन्फॉर्मेशन रिसीव करें, कहाँ से? फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल। किसकी मदद से? वो स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या हैं? उनको बोलते हैं रिसेप्टर्स, विच आर प्रेजेंट इन दीज sense organs, and these एक characteristic है इन receptors की, that they are sensitive to a particular type of stimulus such as light, heat, pressure, etc. अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो हायर एनिमल्स हैं, उनमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। जैसे हमने ब्रेन तो कहा ना, लेकिन ब्रेन हमने यूँ कहो कि एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहा, लेकिन ऐसे बहुत सी और चीज़ें हैं जो ब्रेन के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अब हम थोड़ा सिस्टम्स को पढ़ेंगे। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें कितने ऑर्गन्स थे। सिमिलरली हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, उसमें भी बहुत से ऑर्गन हैं। ऐसे ही जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स को हम जानेंगे, उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे। यहाँ पे देखो, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स, हम बार बार कह रहे हैं हायर एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें हायर एनिमल्स के बारे में ही है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स में टेक प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम। यहाँ पे याद रखेंगे कि ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन बींग जो है या हायर एनिमल्स में, उनमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन से सिस्टम के थ्रू हो रही है, यानी कौन, जैसे डाइजेशन किसके सिस्टम के थ्रू हो रही थी, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। सिमिलरली रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रही थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। अब जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो भी किसी सिस्टम के थ्रू ही होगी ना, तो वो किसके थ्रू हो रही है, नर्वस सिस्टम। अब एक टर्म रखेंगे आप याद, नर्वस सिस्टम। याद रखना, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो एक ही सिस्टम से नहीं होता है, उसके लिए दो सिस्टम्स हैं। वन इज नर्वस सिस्टम, अनदर इज हार्मोनल सिस्टम, जिसको कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपने दो नाम याद रखने हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, वन इज नर्वस सिस्टम, अनदर इज एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी जितना भी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब को चलाने के लिए, उन सब पर कंट्रोल करने के लिए, चाहे आपका हार्ट बीट हो रहा है, आपकी लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, आपकी किडनी जो इतना काम कर रही है दिन भर, आपके खून को साफ कर रही हैं, आपकी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट काम कर रहे हैं,
यार उनको कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है ना, अंदर से कोई ना कोई कंट्रोल तो चल रहा है, नहीं ये मत करो ये करो। मान लो आपका हार्ट है, ये पंप कर रहा है, बीच में बोले नहीं मैंने ज़रा सोना है, मैं आराम करता हूँ, तो क्या उससे वो इंसान बचेगा? नहीं ना बचेगा। तो मीन्स उस पर भी किसी का कंट्रोल है, उससे कोई काम ले रहा है, तो वो काम हम देखेंगे। ऐसे डिफरेंट एक्टिविटी जो बॉडी के अंदर हो रही हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? देयर आर बेसिकली टू सिस्टम दैट आर कंट्रोलिंग दिस, दे आर governing this control and coordination in animals. One is nervous system, another is endocrine system. ये मैं डायग्राम के जरिए थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, इस वक्त आप सिर्फ ये याद रखेंगे नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। अब नर्वस सिस्टम में देखो क्या होता है, द नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन। ये नर्वस सिस्टम क्या करता है? रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग इर्द गिर्द से, थ्रू रिसेप्टर्स। किन के थ्रू? अब ये वो पॉइंट याद आ गया होगा आपको, यानी ये रिसेप्टर्स के थ्रू बाहर से इंफॉर्मेशन लेता है। मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल दी थी कि आपको एक स्नेक दिखता है, स्नेक जैसे ही आपको दिखेगा तो वो कहाँ से दिखेगा? आईज से दिखेगा ना। तो आईज हमने कहा सेंस ऑर्गन है, और उस सेंस ऑर्गन के अंदर क्या है? कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनको कहते हैं रिसेप्टर्स। तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचेगी? रिसेप्टर्स के पास। यानी वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? आप देखो, वो रिसेप्टर्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और फिर उस उधर से चली जाएगी वो ब्रेन के पास। अब जब ब्रेन के पास गए तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, यानी उसको अंडरस्टैंड करेगा कि ये हो क्या रहा है, ये क्या चीज़ है, ये बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़ है, क्या इस चीज़ को देखकर मुझे आगे उसकी तरफ बढ़ना चाहिए या उससे भागना चाहिए। क्लियर? वो इंटरप्रिटेशन कहाँ हो रही है? ब्रेन के अंदर। एंड देन रेस्पॉन्ड, और फिर क्या है? उस मैसेज से जो बाहर से आ रहा है इंफॉर्मेशन, उसके खिलाफ रेस्पॉन्स भी करना है, उसके खिलाफ एक्शन भी देना है। अब एक्शन ये नहीं ज़रूरी कि आप उसको मारोगे ही, आपके पास दोनों एक्शंस कर सकते हो, आप या तो उसकी तरफ जाओगे या उससे भागोगे। बात समझ में आ रही है? तो रिसेप्टर्स ने क्या काम किया? इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और रिसेप्टर ने कहाँ पहुंचा दिया? ब्रेन के पास। ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट कर दिया, उसको समझा कि ये क्या हो रहा है, अच्छा है या बुरा है। फिर उसने देखो उसने रेस्पॉन्स कैसे दिया। मान लो ये जो एग्जांपल हमने समझी, इसमें रेस्पॉन्स कैसे होगा? आपका ब्रेन को अगर ये लगा कि ये नुकसानदेह चीज़ है तो वो क्या करेगा? वो आपकी लेग्स की मसल्स को सिग्नल भेजेगा। क्या भेजेगा? कैसे सिग्नल भेजेगा वो भी अभी समझेंगे हम। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि लेग्स के मसल को सिग्नल भेजेगा और उन लेग्स के मसल्स हैं कुछ, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, खिंच जाएंगे। आप ज़रा देखना, जब आप अपनी टांग पीछे को करते हो ना, यूं पीछे की तरफ, मतलब इसका जो है एक टांग के जो अगला पाँव वाला जो है वो अपनी थाई के साथ जोड़ने की कोशिश करते हो, तो आप देखना आपके जो अंदर वाले मसल्स हैं थाई के, दे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जो थाई नहीं सॉरी बैक्स में जो साइड में जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और थाई जो आगे वाले आपके मसल्स हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, ये बेसिकली कौन करवा रहा है? ब्रेन कर रहा है। देखो यहाँ रिसेप्टर आया, रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन दी ब्रेन को, ब्रेन ने इंटरप्रेट किया एंड देन रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली बाय डायरेक्टिंग द इफेक्टर। अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखेंगे, इफेक्टर कौन है? देखो यहाँ लिखा भी है, इफेक्टर लाइक मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये पॉइंट याद रखेंगे आप। इफेक्टर कौन होते हैं? मसल्स या ग्लैंड। सपोज करो इस वाली कंडीशन में सांप आ रहा है आपकी तरफ, तो आपने क्या करना है? भागना है ना। तो भागने के लिए मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है, इसलिए ब्रेन किसको डायरेक्ट करेगा? मसल्स को, कि क्या करो भाई, आप भाग जाओ, आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट करो और इस बंदे को यहां से भगा लो। तो उस कॉन्ट्रैक्शन की मदद से वो आदमी वहां से भाग जाएगा। अब साथ ही साथ देखो क्या होगा, उस वक्त ग्लैंड्स पर भी कंट्रोल होगा। जो आपका ब्रेन है वो ग्लैंड्स को क्या करेगा? वो कहेगा उस वक्त कि आप एक हार्मोन सिक्रीट करो, जो एड्रीनल ग्लैंड है, हम आगे पढ़ेंगे। एड्रीनल ग्लैंड जो है एक हमारे किडनी के ऊपर, दोनों किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। उस एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन क्या करता है? आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है। आपने देखा ना, जब हमने कल भी कहा था कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा हार्ट बीट मतलब तेज़ हो जाती है, और वो किस लिए होती है? ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई, फूड की सप्लाई हमारे सेल्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। क्योंकि उन लेग्स ने जल्दी से भागना है, तो वहाँ भी तो ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, वहाँ भी फूड टाइमली पहुँचना चाहिए, ताकि वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इमीडिएटली करें, और ताकि आपका क्या हो जाए? आप वहाँ से भागने में कामयाब हो जाएं। तो देखो याद रखेंगे आप, रिसेप्टर्स जो हैं दे रिसीव द मैसेज, ये पॉइंट याद रखना, रिसेप्टर और रिसीवर्स।
एंड इफेक्टर्स, इफेक्टर्स क्या होते हैं, जो कोई इफेक्ट करते हैं, यानी जो काम कर देते हैं, किसके खिलाफ, उस स्टिमुलस के खिलाफ, ठीक है। और वो इफेक्टर्स को याद रखना कौन कौन से हमारी बॉडी में, मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं, ठीक है। मान लो आपको कोई थप्पड़ मारता है, थप्पड़ जैसे ही मारता है अपनी गर्दन को यूं मोड़ देते हो, जब मोड़ने में क्या हो रहा है, देखो आपके मसल्स आप किसी वजह से कंट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी वजह से रिलैक्स हो रहे हैं, तो वो स्टिमुलस के खिलाफ क्या हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है। तो जो ऑर्गन्स या जो आपके टिश्यूज़ हैं जो इस रेस्पॉन्स को पैदा कर रहे हैं उनको इफेक्टर्स बोलते हैं, जैसे मसल्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में या ग्लैंड्स हो सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे हमने देखा कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है इन हायर एनिमल्स वो कैसे हो रहा है, थ्रू नर्वस सिस्टम हो रहा है एंड एंडोक्राइन सिस्टम हो रहा है। देखो नर्वस सिस्टम को हम थोड़ा अभी पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, कुछ रिसेप्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, मैसेज रिसीव कर रहे हैं, और कुछ इफेक्टर्स हैं जिनको ब्रेन फिर मैसेज भेज रहा है कि आप कुछ काम करो, कुछ एक्शन करो, कुछ रिस्पॉन्स दो, ठीक है। और वो इफेक्टर कौन कौन से हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स। यहाँ तक अच्छा। अब इस डायग्राम की मदद से हम आपको दिखाएंगे कि नर्वस सिस्टम में होता क्या क्या है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम को हम नेक्स्ट में देखेंगे, इस नर्वस सिस्टम में देखेंगे कि हम क्या क्या होता है। देखो यहाँ नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए हमने कहा कि नर्वस सिस्टम को डिवाइड कर दिया हमने दो पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं, वन इज ब्रेन, अनदर इज स्पाइनल कॉर्ड। ये याद रखेंगे, ब्रेन जो है आपके हेड में है, ठीक है, और इसकी जो बाहर की हड्डी होती है जिसके अंदर ये होता है दैट इज कॉल्ड स्कल, ठीक है। और ये जो ब्रेन है, ब्रेन की ही कंटिन्यूशन है नीचे की तरफ इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्ड, एक धागा जैसा, मान लो मोटा सा धागा जैसा, रस्सी जैसी, जो ब्रेन से ही नीचे की तरफ आती है और हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो हड्डियां हैं, उनके सुराखों के अंदर से होती हुई नीचे बॉडी पार्ट नीचे तक पहुंचती हैं। इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इस पार्ट को क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो आप याद रखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन होते हैं, वन इज ब्रेन एंड अदर इज स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफ्री का मतलब होता है टुवर्ड्स आउटसाइड, सेंटर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो हमने कहा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने कहा था ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन वहाँ से क्या निकल रही हैं, चाहे ब्रेन हो, जैसे इस फिगर में देखें आप, जैसे ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, इनसे क्या हो रहा है, बाहर की तरह कुछ तारें से निकल रही हैं, ये तारें से निकल रही हैं, वायर्स से निकल रही हैं। ऑल्दो दे आर नॉट वायर्स, बट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि जैसे आपके घर में बिजली की तारें होती हैं जो किसी मेन बोर्ड से निकलती हैं, सिमिलरली यहाँ भी कुछ तारें सी हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए जा रहे हैं, जहाँ आईज़ के लिए जा रही हैं, नोज़ के लिए जा रही हैं, देन आपके जो है माउथ के लिए जा रही हैं। ये जो ब्रेन से निकल रही हैं ये भी कुछ तारें जैसे, इनको भी जनरल में हम बोलेंगे नर्व्स, क्या बोलेंगे, नर्व्स। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ तारें जो हैं बाहर की तरफ निकल रही हैं, कॉर्ड्स या जो वायर्स जैसी हैं, थ्रेड लाइक, ये बाहर की तरफ निकल रही हैं, इनको भी हम नर्व बोलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ नर्व्स। और वो नर्व्स क्या काम कर रही हैं, बेसिकली दे आर इनर्वेटिंग, दे आर लिंक्ड टू एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। देखिए जो नेक से नीचे वाले जितने ऑर्गन्स हैं उन सब के लिए जो नर्व्स हैं, जो नर्व्स के कनेक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, ठीक है। और ये नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनका स्पेसिफिक नेम है दैट इज स्पाइनल नर्व, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं इसलिए दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। मीन्स द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड spinal nerves. Similarly, the nerves that are arising from brain and these nerves are called cranial nerves. अब ये nerves क्या काम कर रहे हैं, basically they are doing two things. One, they are sending message to the different receptors, एक ये हो या effectors जो भी हैं, ठीक है। और वहाँ से जो मैसेज आ रहा है रिसेप्टर से वो भी इन्हीं नर्व्स के थ्रू कहाँ आ रहा है, ब्रेन में। क्लियर। यहाँ देखिए ये जितनी स्पाइनल नर्व्स हैं ये हर एक ऑर्गन के साथ लिंक्ड होंगी, हर ऑर्गन के लिए कोई ना कोई नर्व जा रही है और उस ऑर्गन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं ब्रेन से वो इस स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए, उन वायर्स के ज़रिए, उन
ऑर्गन्स तक पहुँचने। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल ले लें हम हार्ट की, सपोज करो हार्ट यहाँ पे है सपोज करो, और हार्ट ये जो है ब्रेन चाहता है कि हार्ट बीट तेज़ हो जाए अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, जब मान लो आप डर रहे हैं या आप एंगर है या कुछ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक मैसेज चला जाएगा आपके हार्ट के लिए कि आप वहाँ पे क्या हार्ट के लिए या जितने भी एड्रिनल ग्लैंड है या कोई भी ऑर्गन्स हैं, और उनके लिए मैसेज जाएगा जिसकी एक्टिविटी से क्या होगा, हार्ट जो है हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाएगी। वो मैसेज जो जा रहा बेसिकली वो पहले स्पाइनल कॉर्ड से सॉरी ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आ गया, अब इन नर्व्स के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, वो डिफरेंट ऑर्गन्स के पास। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है। नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है वहाँ से मैसेज जो है स्पाइनल कॉर्ड में आ रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड से जो है डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए जा रहा है। क्लियर? और उन ऑर्गन्स में बेसिकली क्या है, रिसेप्टर्स हैं जो मैसेज इन्हीं नर्व्स के थ्रू कहाँ पहुँचा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। सपोज करो यहाँ कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको अंदर से कोई दिक्कत है, परेशानी है किडनी में कुछ, तो आपको दर्द होना शुरू होता है ना, बेसिकली वो मैसेज वहाँ से आ रहा है कहाँ के लिए, आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा ब्रेन में और आप उस पेन को फील करोगे। वो जो दर्द है वो बेसिकली एक मैसेज आ रहा है आपके किडनी से, समझ रहे हो, या किसी भी ऑर्गन में जहां आपको दर्द है। वो ये मान लो यहाँ पिन चुभ गया आपकी उंगली को, तो आपको अचानक से दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्यों? जब यहाँ पे पिन चुभ गया तो यहाँ के जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो क्या है, वो इन नर्व्स के थ्रू मैसेज भेजेंगे यूं यूं करके कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ भेजेंगे, वो आपके ब्रेन में। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ नर्व सिस्टम कैसे काम कर रहा है। नर्व सिस्टम समझो एक तारों का सा सिस्टम है जिसमें मैसेजेस आ रहे हैं और मैसेजेस जा रहे हैं, और उन्हीं मैसेजेस आने की वजह से हमको कोई ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। मान लो रिसेप्टर जो चीज़ महसूस कर रहे हैं वो नर्व्स के थ्रू, चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हैं या क्रेनियल नर्व्स हैं, उनके थ्रू ब्रेन में पहुंचा रहे हैं, और ब्रेन वहां से फिर और मैसेजेस भेज रहे हैं इफेक्टर्स के लिए कि ताकि कोई एक्शन हो उसके खिलाफ। तो ठीक है, नर्व सिस्टम में हमने ये पढ़ा कि नर्व सिस्टम में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे हो रही है, कि कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, वो बाहर की इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और फिर मैसेज ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसी मैसेज को डायरेक्ट ब्रेन के पास पहुंचाती है, ब्रेन से उसके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स आता है, और वही रिस्पॉन्स फिर से इन्हीं तारों के, इन्हीं वो सिग्नल जो है इन्हीं वायर्स या इन्हीं नर्व्स के ज़रिए इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचते हैं, जो मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, और एक एक्शन कंप्लीट होता है। और आई होप कि आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।